हेलो गाइज, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि फेज 9 का नोटिफिकेशन चल रहा है एसएससी का। तो ये जो एसएससी का फेज 9 का नोटिफिकेशन है, इससे रिलेटेड क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या पैटर्न है पेपर का, क्या सिलेबस रहेगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। क्योंकि आपने देखा है कि जो फेज 9 का जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, वो आपने देखा है पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं आई है। आपको उसमें रेडियोग्राफर भी मिल जाएगा, आपको उसमें एमटीएस भी मिल जाएगा, स्टाफ कार ड्राइवर भी मिल जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट भी मिल जाएगा। तो पर्टिकुलरली होता क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि एक बार तो भर्ती करा दी, जैसे कि आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीएसआई हो गया और आपका सीजीएल हो गया। यहाँ कराने के बाद भी जो वैकेंसी छूट जाती है और जो डिपार्टमेंट, जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां पे वैकेंसीज आई है पियोन की, अब उसके लिए भर्ती अलग से नहीं निकाल सकते। तो ये लोग क्या करते हैं कि हर साल वो वैकेंसीज इनके पास आती रहती है कि हाँ, आज पर्टिकुलरली हैंडीकैप इंस्टीट्यूट में हमारे इतने एम्प्लॉय की जरूरत है, तो ये एसएससी को देते रहते हैं। तो एसएससी क्या करती है साल के अंत में, या अगर ज्यादा भी हो तो अंत में ये क्या करती है पर्टिकुलरली उन सबको क्लब कर देती है, और क्लब करने के बाद फेज में उसकी वैकेंसीज निकालती है। तो ये जो फेज 9 है, फेज 9 में आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आपके काम की है वो हो गया एमटीएस, जो कि 10th लेवल पे है। ठीक है, इसमें अच्छी बात यह है कि सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम है। तो आज हम ये जो हमारा एसएससी फेज 9 है, इसमें हमने अच्छे से इसको डिस्कस करना है कि क्या क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट इसमें आता है। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है दो चीज कि आपको पता है 24 सितंबर में ये फॉर्म आ चुका था और 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। आज होगी गाइस 16 अक्टूबर। तो आपके पास बहुत कम दिन रह चुके हैं। जिसने भी फिल नहीं करा है तो फिल कर लीजिए। अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कौन कौन सा फॉर्म भरना चाहिए जो आपका लेवल है। ठीक है, अब आपकी जो पेमेंट है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसे कि इसमें रजिस्ट्रेशन होता है वो भर दिया है और आपने फीस नहीं भरी थी, तो फीस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा और वो मिल जाएगा आपका 28 तारीख तक। ठीक है, तो यहाँ पे चलान भी आप 28 तारीख को जनरेट कर सकते हो और उसके बाद आप 1 तारीख तक बैंक में जाकर उसे उसका चलान भर के उसकी आप अपनी फीस जमा कर सकते हो। पहले ये ऑनलाइन नहीं होता था, पहले ये ऑफलाइन होता था चलान के रूप में। ऐसे आपकी चलान की पर्ची निकलेगी, ठीक है, एसएससी की, तो ये आपको मिल जाएगी और ये बैंक रख लेगा। तो ये जो 100 रुपये का चलान है, ये आप किसको पे करोगे? पर्टिकुलरली आप एसएससी को पे करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, ये होगा आपका जनवरी फरवरी 2022 में। यानी कि आज अभी अक्टूबर हो चुका है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो अगर हम फरवरी भी माने तो हमारे पास मात्र 3 महीने रह चुके हैं। और पेपर जो कंडक्ट कराएगी वो एसएससी ही कराएगी। फेजेस में होगा, एक दिन में तो नहीं हो सकता। जितने ज्यादा लोगों ने भरा होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब ये जो एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट है, यानी कि हम फेज 9 इसको कह सकते हैं, इसकी वैकेंसीज हम लोग को पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, टोटल पोस्ट 3261 है। 3261 पोस्ट होने के साथ साथ यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी है गाइस। और मैं आपको बता दूं, एसएससी के रीजन भी होते हैं, जैसे आपका नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, साउथ वेस्ट रीजन। तो यहाँ पे जो रीजन है, एसएससी ने रीजन वाइज भी जो वैकेंसीज हैं उसको भी डिटेल करा हुआ है यहाँ पे। लेकिन हम लोगों ने देखना है कि जो रिजर्वेशन होता है, कैटेगरी होती है हमारे जनरल, एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो इनको कौन कौन से कितने कितने पद मिले हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल वाइज, अगर हम देखें जनरल कैटेगरी की, तो ये हो गया आपका 1366। दूसरा हो गया आपका एससी का 477 और एसटी का हो गया 249 और ओबीसी का 788, ईडब्ल्यूएस का 381। तो ये वैकेंसीज हैं। आप देख सकते हो आप किस कैटेगरी में आते हो, उस कैटेगरी में आने के बाद पर्टिकुलरली आप उस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हो। और आपको यही पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में फीस एग्जेम्प्टेड है। फीस एग्जेम्प्टेड गाइस, ईडब्ल्यूएस आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में एससी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जनरल वाले फीस भरते हैं और वुमेन कैंडिडेट फीस भरती हैं। अब पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल, यहाँ पे पोस्ट ना गाइस 3 टाइप की है। पहला तो हो गया आपका ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। दूसरा हो गया आपका 10+2 यानी कि 12th लेवल। फिर हो गया आपका 10th यानी कि एमटीएस लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीएसएल लेवल हो गया, आपका सीजीएल लेवल हो गया। तो पेपर आपके इसी बेस पर होंगे। इसमें जो वैकेंसी निकली है ना, पर्टिकुलरली जो वैकेंसीज निकली हैं उनके अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। सारा का सारा हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। कुल कम से कम आपको भी 300 से ज्यादा आपको, मतलब यहाँ पे जो पद हैं कुछ आपके एक एक भी पद हैं उसमें,
यानी कि पर्टिकुलरली आप ये मान लीजिए कि रेडियोग्राफर की एक वैकेंसी आ रही है तो उसका एक अलग से आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी आपको 30 से 40 से 50 भी आपको जो वहाँ पे पोस्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। उन सबके अलग अलग क्वालिफिकेशन है, किसी में मास्टर डिग्री मांगा हुआ है और हाँ किसी में एज का भी डिफरेंस है। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी में 30 साल है, क्योंकि उसमें लास्ट एज 30 है और मिनिमम एज 18 है, यानी कि 18 वाला तो फॉर्म भर ही सकता है और अंत में 30 साल भी इसका ग्रेजुएशन वाला है। तो ये जो ग्रेजुएशन वाला है सीजीएल लेवल का पेपर आएगा इन लोगों का, 10+2 में सीएसएसएल लेवल का पेपर आएगा और 10th वाले में एमटीएस लेवल का पेपर आएगा, जिस हिसाब से आप फॉर्म भरोगे। तो देख लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पे कौन कौन सी वैकेंसी है। तो ये जूनियर सीड एनालिस्ट, सीड आपको पता है बीज, ठीक है। तो जूनियर सीड एनालिस्ट के 3 पद है। गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर तो आपको पता है ये एनसीसी में आता है, तो ये हो गया आपके 34। अब हो गया आपका चार्जमैन मैकेनिकल 3 हो गए चार्जमैन, मेटलर्जी 2 वैकेंसी, साइंटिफिक असिस्टेंट M&E एंड मेटलर्जी 2, अकाउंटेंट का 1 है, हेड क्लर्क का 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे क्या क्या देखने को मिलेगा। हेड क्लर्क की वैकेंसी भी यहाँ पे एक आ रखी है, इसको आप भर सकते हो। हालांकि इसमें आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको या तो बीटेक या तो आपको डिप्लोमा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत चाहिए, ये होता है आपका टेक्निकल नॉलेज। और जैसे आपका ये कैडेट इंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पर आपको एनसीसी का जो टेस्ट होता है वो पास करा हुआ होना चाहिए। ये सीड एनालिस्ट है तो आपका जो सीड में आपका कोर्स होता है वो होना चाहिए। तो ये आपका हो गया गाइस कौन सा, एक तरीके से यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का। तो जैसे आपका रिहेबिलिटेशन काउंसलर भी आ गया, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट भी आ गया, टेक्निकल असिस्टेंट भी आ गया, ये वाइल्ड लाइफ है, वीविंग है, यहाँ पे फॉरेस्ट्री, ये सब के लिए आपको पर्टिकुलर उस चीज का कोर्स आपके पास करा हुआ होना चाहिए। सब एडिटर हिंदी इंग्लिश, इसमें पर्टिकुलरली उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा फोकस किया है ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो आपको 10th लेवल का देख लीजिए, 10th लेवल में आपको कौन सा आ जाएगा। 10th लेवल में यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टाफ कार ड्राइवर, इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें 10th पास मांगा हुआ है, जिसमें एक ही वैकेंसी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी कौन सी हो जाती है यहाँ पे 12th लेवल पर हो जाती है 398 वैकेंसी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो ये आप भर सकते हो, 398 वैकेंसी है। कंजर्वेशन असिस्टेंट टेक्निकल ये भी 12th लेवल पर है। और जूनियर कंप्यूटर में हो गया आपका 1 कंप्यूटर, एक तरीके से क्लर्क हो गया, तो वहाँ पे एक वैकेंसी। तो इस प्रकार से जो वैकेंसीज है ये भी मैंने कुछ सिलेक्टिव ली है, इससे भी ज्यादा वैकेंसीज है वहाँ पर, पर्टिकुलरली हम आपको आगे दिखाएंगे। एज का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एज यहाँ पे क्या होती है 18, तो इसमें क्या है न्यूनतम है, और अधिकतम यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अधिकतम यहाँ पे हो जाएगी 30। अब ये पोस्ट के हिसाब से कि कौन सी पोस्ट का कौन सा पद बैठता है, ठीक है। अब यहाँ पे एज लिमिट हो गई आपकी। अब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का क्या सिनेरियो है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये कहता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके मैट्रिकुलेशन, जो आपका मैट्रिक वाला है, जो आपके ने मैट्रिक करा हुआ है, यानी कि जो आपका 10th है, आपके डॉक्यूमेंट जो आपकी मार्कशीट होती है उसके हिसाब से ही आपका क्या करा जाएगा, एक तरीके से डेट ऑफ बर्थ को माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोलता है रिलैक्सेशन कितना मिलेगा आपकी एज लिमिट पे। तो अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा, OBC में आते हैं तो 3 साल का मिलेगा, PWD में यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल का आपको रिलैक्सेशन, PWD प्लस OBC दोनों हो तो 13 साल का, PWD प्लस SC प्लस ST भी हो तो 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन। ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन हो, यहाँ पर आपको 3 साल का डिडक्शन आपकी मिलिट्री सर्विस पे, और आपका जो पर्टिकुलर जो एज उस टाइम आएगा उसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए भी है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मात्र एक पेपर होगा, एक पेपर होने के बाद आपका जो आपने पर्टिकुलरली जो पोस्ट भरी है उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा CBT। दूसरा आपका टाइपिंग, अगर आपके वहाँ पे टाइपिंग, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर में आपके टाइपिंग मांगेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डाटा एंट्री, जिसका डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको डाटा एंट्री मांगेंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता है, तो ये एक्सेट्रा कुछ इस प्रकार से सभी ट्रेड के अपने अपने क्या है एक तरीके से वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, उनकी प्रोफिशिएंसी। जो आपका मेंस, एक तरीके से मेंस एग्जाम नहीं है, इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट है अंत में। तो 2 टेस्ट के आधार पर आपका चयन होना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तीसरा, ये कमीशन जो है यही स्किल टेस्ट जैसे कि टाइपिंग टेस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटिव, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सब क्या कराएगा, कंडक्ट कराएगा। ये किसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, ये जिम्मेदारी दी गई है SSC के ऊपर, ठीक है। और आपके पास पर्टिकुलरली एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने के पास सीड का कोई कोर्स नहीं और आपने जूनियर सीड एनालिस्ट का फॉर्म भर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप फॉर्म भरें, ठीक है। एग्जामिनेशन कैसे होगा, जो इसका सिर्फ एक ही पेपर है, इसमें इस एक पेपर में सेम वही सिनेरियो आएगा जो आपका एसएससी प्री में देता है। हर एग्जाम में, अपने एमटीएस में, अपने सीजीएल में, सीएसएसएल में, सीपीएसआई में क्या करता है वो 25 25 25 25 के क्या करता है, एक तरीके से क्वेश्चन के ग्रुप बना देता है। 25 आपका रीजनिंग, 25 आपका मैथ्स यानी कि क्वांट, और हो गया आपका इंग्लिश, फिर हो गया आपका जीके यानी कि जीएस। तो ये 4 सेक्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 4 जो है हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यानी कि 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 200 मार्क्स के हो गए। और आपको इसके लिए समय कितना मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा। 80 मिनट किसके लिए है, जो पर्टिकुलरली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ब्लाइंड होता है बेसिकली, उनके लिए है। तो ये जो 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं, हर क्वेश्चन के लिए आपको कितना दिया जाएगा, 2 मार्क्स दिए जाएंगे। 0.5 5 भी बोल सकते हैं, 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपकी 0.50 मार्क्स काट ले जाएंगे। तो यानी कि इसमें कितना हुआ है, जब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है और 0.5 इसका नेगेटिव मार्किंग, तो 1/4 इसका क्या हो चुका है, एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग की स्कीम हो चुकी है। 1/4 का मतलब हुआ 0.25, क्योंकि मार्क्स यहाँ पे 2 नंबर का है, ठीक है, इसलिए 0.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.25। एक तरीके से इसकी क्या चल रही है, स्कीम चल रही है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 60 मिनट पता चल गया आपको। 60 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन करने, सेम वही पैटर्न है जो एसएससी हर बार अपने पेपरों में देता है। जैसे कि आपका जीके का हो गया 25, फिर जीए हो गया, फिर आपका क्वांट हो गया, फिर आपका इंग्लिश हो गया, 25-25 मार्क्स के, जो आपने सभी के सभी एसएससी एग्जाम्स में देखा है, सेम इसमें वही है। अब इसमें 3 लेवल है, 3 प्रकार की वैकेंसी है। एक तो होगी 10th के लिए, एक होगी आपकी 12th के लिए, एक होगी आपकी ग्रेजुएशन के लिए। तो यहाँ पे इन तीनों के लिए इन्होंने सिलेबस को अलग अलग रखा हुआ है। और आपको पता होगा 10th लेवल की अगर आप कोई एमटीएस का फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपने सेम जो आप तैयारी एमटीएस की कर रहे हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ की कर रहे हो, सेम अगर आपने वो तैयारी कर ली तो आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको जनरल इंटेलिजेंस में आपने क्या पढ़ना है, जीआई में आपने क्या पढ़ना है, एक तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ये आपको बहुत सिंपल लेवल का आएगा। यहाँ पे हार्ड लेवल का आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, तो रीजनिंग में आप ये देखते हो सारे कॉमन चीजें हैं जो कि आपके कॉमनली एमटीएस एग्जाम, अगर आप एमटीएस की भी आप वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लाते हो तो एमटीएस से भी आपको मिल जाएगा। आपको एसएससी अगर आप आई एग्जाम भी में जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है फ्री ऑफ जो कॉस्ट मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आई एग्जाम भी है मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, तो वहां पर भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी अगले लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो जीए है, जीए का मतलब होता है जीके, इसे कैसे पढ़ना है। अब जीए में क्या करना है आपने, बेसिकली तो यहाँ पे फोकस कर लेना है एक तरीके से, यहाँ पे किस पे, करंट सिनेरियो पे, करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स पे आपने इसको क्या करना है, एक तरीके से फोकस कर लेना है। यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, ठीक है, पॉलिटी, तो ये सब आपने पढ़ना है इसमें। और इसमें आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा। ये आपका जीए और जीके का हो गया। क्वांट यानी कि मैथ्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन बहुत सारे हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नंबर सिस्टम, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, जो कि आपके सिंपल लेवल के आते हैं। इंग्लिश जो इसका अंत बचता है उसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराग्राफ, पैसेज, ये आपको सब कुछ देखने को मिलेगा इन द ब्लैंक्स। लेकिन आपका जो लेवल होगा बहुत मतलब सही लेवल का आएगा, मतलब एक तरीके से आसान लेवल का होगा, क्योंकि ये 10th लेवल का है। अब अगर आप 12th में जाते हैं, 12th लेवल का फॉर्म भरोगे इसमें, तो आपका थोड़ा और हार्ड हो जाएगा, और अगर आप ग्रेजुएशन का भरोगे तो और हार्ड हो जाएगा। तो आपने इसी लेवल से समझना है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर 12th लेवल का नहीं बताऊंगा, सीधा आपको मैं बता रहा हूँ 10th का और यहाँ पे ग्रेजुएशन का। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल कितना हाई हो रहा है। आपने वहाँ पे देखा था जीआई में आपको बहुत सारे कम टॉपिक्स देखने को मिले थे, तो वहीं पे अगर मैं जीआई में ग्रेजुएशन लेवल का अगर आप फॉर्म भरते हो, जैसे कि हेड क्लर्क का आपने फॉर्म भरा हुआ है, एक ही वैकेंसी है, तो उसमें आप देख सकते हो कि नॉन वर्बल टाइप में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे एनालॉजी आ जाएगा, सिमिलैरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, तो ये सारे बहुत सारे हैं। जैसे एनालॉजी हो गया, फिगरल एनालॉजी हो गया, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन हो गया, फिगरल क्लासिफिकेशन हो गया, सिमेट्रिक सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ये सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन सब से पर्टिकुलरली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वो भी हार्ड लेवल का, ठीक है। यहाँ पे आपने जिसको ध्यान देना है। अगर मैं जीए की बात करूँ तो जीए में यहाँ पे बहुत चीज़ें आपको कवर करनी है। क्या कवर करना है आपको, पर्टिकुलरली इंडिया के रिलेशन कैसे हैं
अदर नेबरिंग कंट्रीज से। साथ ही साथ आपको कल्चर भी पढ़ना है इसमें, जबकि आपका 10th लेवल में नहीं था। तो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे के सारे आपने फोकस करना है अपनी पढ़ाई में ग्रेजुएशन लेवल का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो। पॉइंट में बहुत चीज़ें आ जाती है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे आपने इंटरेस्ट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, एवरेज देखा, मिक्सर एंड एलिगेशन काफ़ी हार्ड होता है, ये भी आपने तैयारी करनी है। टाइम एंड डिस्टेंस देखना है, टाइम एंड वर्क देखना है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखनी है, ठीक है। इसको एल्जेब्रा भी पढ़ना है आपने। देखिए आपके 10th में एल्जेब्रा नहीं था, ठीक है, 10th वाले एग्जाम में यहाँ पे एल्जेब्रा है, तो आपने एल्जेब्रा भी पढ़ना है। मेंसुरेशन भी पढ़ना है, जो होता है ना आपका ट्राइंगल, एक तरीके से सिलेंडर, ये सारा किसमें आता है, मेंसुरेशन में आता है, तो ये भी आपने पढ़ना है। सर्ट्स भी पढ़ने, सर्ट्स एंड इंडाइसेस ये भी आपने पढ़ने। ग्राफ और लीनियर इक्वेशंस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एरिया, वॉल्यूम, ये सब आपने पढ़ना है यहाँ पर। सिलेंडर जैसे कि यहाँ बता रहा है, पिरामिड, मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड वेट, पाई चार्ट, ये हाइट एंड वेट और ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है। हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री एक ही बात है, यहाँ पे आपने हाइट एंड डिस्टेंस को भी तैयार करना है, ट्रिग्नोमेट्री को भी तैयार करना है, लेकिन सिर्फ आप किसकी तैयारी करेंगे, 10th लेवल की तैयारी करेंगे। इसमें आपने 10th लेवल में पढ़ा होगा, 10th से ऊपर आप नहीं जाएंगे इसमें। जो सारा का सारा ये पढ़ना है, जैसे 10th लेवल का आपने भरा है फॉर्म, तो उसमें 10th लेवल से नीचे का आएगा, लेकिन आपने ग्रेजुएशन का भरा है तो उसमें आपको 10th लेवल तक का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में वही है गाइस, इंग्लिश थोड़ी ईजी होती है, इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं होती है एसएससी में। इंग्लिश के लिए आपने पर्टिकुलरली आपने फॉलो वही करना है जो आप पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हो। जैसे कि आप तैयारी करते हो सीजीएल की या फिर सीएसएसएल की, तो वहाँ पे आप उस चीज़ की तैयारी सेम एज कर सकते हो। वही आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ने हैं, पैसेज पढ़ना है, क्लोज टेस्ट पढ़ना है, इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। आपने बेसिकली क्या करना है, अपने सारे के सारे जो लॉ होते हैं उसको कंप्लीटली उसको फॉलो करना है, ठीक है। एरर्स स्पॉटिंग काफ़ी आता है, जंबल वर्ड्स काफ़ी आता है, तो आपने उनको भी एक तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में आप जितना स्कोर कर सकते हो और बाकी में नहीं कर पाओगे, जीएस में आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपने जो मेन फोकस करना है आपका मैथ्स, आपका रीजनिंग और इंग्लिश, क्योंकि इसमें आप स्कोर कर सकते हो जितना चाहें, क्योंकि 75 मार्क्स का यही है, ठीक है। जीएस में आपको उतना ही कर सकते हो जितना आपको आता है, लेकिन इंग्लिश में आप स्कोर कर सकते हो बहुत ज़्यादा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो कुछ मैंने यहाँ पे एजेस बता दिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था एजेस का डिफरेंस इसमें काफ़ी है, पर्टिकुलरली किस पोस्ट के लिए किस एज की मांग करी गई है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सारी की सारी पोस्टें मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, तो जैसे कि जूनियर सीड एनालिस्ट, इसमें ग्रेजुएशन प्लस कुछ और वेरियस कोर्सेज मांगे थे, तो इसमें 18 से लेकर 30 तक क्या मांगा गया, एक तरीके से एज ग्रुप मांगा गया है। तो यहाँ पे हम दूसरा देख लेते हैं, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ जो मैं आपको बता रहा था 10th लेवल का है, इसमें 18 से 25 है, 398 वैकेंसी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन मांगा हुआ है, यानी कि 10th मांगा हुआ है। ये जो एमटीएस है इसे 18 से 25 वर्ग के लोग इसे भर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे जैसे जूनियर कंप्यूटर आ गया 18 से 27 है, इसका सब एडिटर इंग्लिश हिंदी 18 से 25 है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें 12th चाहिए, जैसे कि आपका जूनियर कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर जूनियर कंप्यूटर एक तरीके से एनालिस्ट बोल सकते हो आप, एक तरीके से इसको क्लर्क बोल सकते हो। बेसिकली से काम यही होगा कि कंप्यूटर रिलेटेड वर्क इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही पोस्ट है, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी गाइस यहाँ पे आपके लिए, ये एमटीएस वाली हो जाती है, 398 वैकेंसीज इसमें है। दूसरी गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि मैं आपको रीजन बता रहा था उस टाइम पे, रीजन होते हैं कुछ, यहाँ पे देख सकते हो आप, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, रीजन वाइज वैकेंसीज इन्होंने दी है, लेकिन आप किसी भी रीजन से फॉर्म भर सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपका कंजर्वेशन असिस्टेंट, ठीक है, ये जो आपका लेवल 4। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको सैलरी की बात कर रहा था, सैलरी की बात इंपॉर्टेंट है गाइस काफ़ी, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें 10+2 चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेजुएशन चाहिए, लेवल 6, यहाँ पे कहीं में लेवल 4 है, कहीं में लेवल 6 है, लेवल 2 भी है, लेवल 6, लेवल 1 भी है। एमटीएस की बात कर रहा था मैं, तो एमटीएस का अभी लेवल 1 चल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा लेवल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है जो गवर्नमेंट बोलती है, यहाँ पे मैं किसी बात का अनुमान नहीं लगा रहा हूँ कि हाँ इतनी सैलरी होगी, मैं वही बताऊंगा जो गवर्नमेंट ऑफिशियली कहती है कि हाँ इसकी सैलरी इतनी होगी, लेवल 1 में सैलरी कितनी होती है। तो लेवल 1 में जो सैलरी, लेवल 1, लेवल 6, सबसे हाईएस्ट आपको यहाँ पे अभी लेवल 6 दिख रहा है, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उनमें टेक्निकल नॉलेज भी काफ़ी मांगी हुई है। जैसे कि आपको यहाँ पे साइंटिफिक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट आ गया, ठीक है, जैसे कि इसका लेवल आपको 6 मिलेगा। इसमें उम्र भी 18 से 30 के बीच में है। 18 से 25 है आपको क्या मिलेगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो ये वैकेंसी है ईस्टर्न रीजन की वैकेंसी टोटल 398 ईस्टर्न रीजन,
ठीक है। ईस्टर्न रीजन कौन सा आपको पता है, ईस्ट वाला एरिया भारत का, वो ईस्टर्न रीजन में आता है। अब आप ये कैसे कर सकते हैं, आपने पर्टिकुलरली जब आप लॉगिन करोगे एसएससी के साइड में जाकर एसएससी ऑनलाइन, वहाँ पे आपने लॉगिन करना है, वहाँ पे आपने देखना है कौन कौन से फॉर्म आ रखे हैं। तो वहाँ पे अप्लाई वाले में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको नीचे अदर्स सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा पेज 9 आपने क्लिक करा, वहाँ पे आप देखोगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप भर रहे हो एक तरीके से किसका MTS का, तो यहाँ पे आपने व्यू डिटेल में जाना है। ठीक है, यहाँ पे व्यू डिटेल में जाने के बाद जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया आपका कैंटीन अटेंडेंट हो गया, एक तरीके से MTS में आता है गाइस वो कैंटीन अटेंडेंट भी। तो यहाँ पे आपने यहाँ क्लिक कर देना है व्यू डिटेल में, यहाँ जाने के बाद आपका आ जाएगा अप्लाई। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, 100 रुपये का आपको चलान लगेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट हो। अदरवाइज आपकी कैटेगरी है तो वहाँ पे आपको चलान यानी कि जो फीस होती है वो देने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने वाला है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं, पर्टिकुलरली एक एक वैकेंसीज भी हैं। तो ये सारा का सारा अभी हम यहाँ बताएंगे तो उसमें बहुत लेट हो जाएगी। पर्टिकुलरली आपने एसएससी ऑनलाइन के पास जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, वहाँ पे आप अदर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एसएससी फेज 9। वहाँ पे आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे जाकर आपने यहाँ पे जैसे ये व्यू डिटेल आ रहा है लिखा हुआ, तो आप पर्टिकुलरली यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीज़ें मांगी हुई है। ठीक है, जैसे कि आपका ये जूनियर इंजीनियर जेई मांगा हुआ है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे डिप्लोमा मांगा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उस चीज़ को देखें, उसके बाद ही आप अपना उसमें फॉर्म भरें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्टाफ कार ड्राइवर, तो इसका लेवल 2 है। यहाँ पे लेवल 7 भी है, देखिए यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट में आपको लेवल 7 भी देखने को मिल जाएगा, जो एक बहुत अच्छी सैलरी होती है। सैलरी का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेवल 1 मेडिकल अटेंडेंट लेवल 1 में हो गया गाइस यहाँ पे। ठीक है, फार्मासिस्ट में लेवल 5 आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप देख भी रहे हो कि ये किस मिनिस्ट्री में आपको मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की काफ़ी है वैकेंसीज है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहाँ पे आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टोर कीपर है इसकी वैकेंसीज भी है लेवल 2 में 18 से 25 के बीच में। इसमें भी आपका 10th/12 मांगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है कि पर्टिकुलरली किस पोस्ट में क्या क्या चीज़ें मांगी भी हैं, और आप यहाँ पे व्यू डिटेल में जाकर उसे देख सकते हो। ठीक है, अंत में आता है हमारा सैलरी स्ट्रक्चर। देखिए पहले क्या होता था कि पहले ग्रेड पे के हिसाब से जॉब लगती थी, लेकिन हुआ क्या कि 2016 के बाद से जैसे पे कमीशन आता है तो पे कमीशन ने अपने नया पे स्केल बनाया, पे बैंड बनाया, सैलरी भी तो बड़ी है उसमें। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे अब क्या होता है, लेवल होता है। अब यहाँ पे ग्रेड पे नहीं होता। जैसे ग्रेड पे यहाँ पे देख रहे हो आप, ग्रेड पे को हालांकि इन्होंने रखा हुआ है, जैसे कि आपका 1800 ग्रेड पे लेवल 1, ये आपको यहाँ पे लेवल दिख रहा है, ये हो गया आपका लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लेवल है इस लेवल के हिसाब से आज की डेट में भर्तियां निकलती है और इसी के हिसाब से आपको सैलरी भी मिलती है। जैसे कि आपका लेवल 1 है, MTS में आप फॉर्म भरते हो, कैंटीन अटेंडेंट में फॉर्म भरते हो, आप मेडिकल अटेंडेंट में फॉर्म भरते हो, स्टोर कीपर में फॉर्म भरते हो, तो लेवल 1 आप में इसको 18,000 जो न्यूनतम सैलरी है वो मिलेगी। फिर अगर आप लेवल 2 देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे अंतिम हमने लेवल 7 देखा था रिसर्च असिस्टेंट, तो उसकी सैलरी कितनी होगी 44,900 यानी 44,900। ठीक है, उसका ग्रेड पे कितना होगा 4600। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो 18,000 इसकी इन हैंड सैलरी की होगी, साथ में इसमें इसको HRA जोड़ दीजिए, DA जोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर इसकी जो फर्स्ट सैलरी आएगी वो 21,500 समथिंग आएगी, इन हैंड उसके हाथ में मिल जाएगी, क्योंकि इसमें उसका PF भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 44,900 है और लेवल 7 में उसकी जॉब है, तो यहाँ पे इसकी जो सैलरी आएगी वो 51 और 500 के बीच में आ सकती है, यानी 51,000 समथिंग इसकी सैलरी आएगी। इसका PF भी उसके हिसाब से कटेगा, क्योंकि इसमें HRA जिस सिटी में ये इसकी पोस्टिंग है उसके हिसाब से इसको HRA मिलता है। अब ऐसा होता है कि कोई सिटी ज़्यादा महंगी होती है तो वहाँ पे HRA भी कई जगह 10,000 15,000 भी मिलता है। जैसे बॉम्बे में वहाँ पे HRA भी 20,000 है। अगर आप आते हो नॉर्दर्न साइड में, जैसे कि JNK में, जहाँ पे पर्टिकुलरली घर मिल जाते हैं जल्दी से, तो वहाँ पे आपको जो HRA मिलेगा वो आपको 4,000 से 5,000 के बीच में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप HRA सबको मिलता है। HRA हो गया आपका, फिर आपका DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता, वो सब आपको इसमें जुड़कर, तो आप मान लीजिए आपकी जो सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि आपका लेवल 2 है तो 19,900, तो यहाँ पे आपको 22,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी। तो आपने 2 या 3,000, अब ऐसा नहीं है स्टार्टिंग की सैलरी में आपने 2-3,000 जोड़ने और लास्ट की सैलरी में आपने 5,000, तो जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा HRA भी होगा, उतना ज़्यादा DA भी होगा, क्योंकि DA जो होता है आपकी सैलरी के परसेंट का होता है। ठीक है, यानी कि जो महंगाई भत्ता होता है, जो आपकी सैलरी होती है उसका परसेंट होता है। तो आपकी सैलरी जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली आपका DA उतना ज़्यादा होगा। और ये जो यहाँ पे ये है आपका ईयर्स। ठीक है, ये हो गया आपका साल, जितने आपके बढ़ते रहेंगे आपकी उतनी ज़्यादा सैलरी
होती रहेगी, हालांकि आप यहाँ से भी बढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि जब आपकी पोस्ट, मान लीजिए आपने फर्स्ट आप आए थे लेवल फर्स्ट में, फिर आपका प्रमोशन होगा लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, लेवल 4 पे, फिर लेवल 5 पे भी जा सकते हो, लेवल 6 पे भी जा सकते हो। अगर आपका काम अच्छा रहा, आपका प्रमोशन जल्दी जल्दी होता रहा, तो आप लेवल 6 में भी जा सकते हो। तो आपकी सैलरी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी यहाँ पे 35,400 होगी, 35,400 नहीं होगी। आपका एक्सपीरियंस भी तो बहुत बड़ा है ना, आपने बहुत साल सरकार की सेवा भी तो करी है, तो आप जब अंत तक जाएंगे तो कम से कम आप इसका डबल उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 70,000। तो अंत में जैसे 20 साल बाद, 30 साल बाद तो सैलरी काफी बढ़ जाती है, 20 साल बाद, 30 साल बाद नया पे कमीशन आएगा, तो अंत में भी सैलरी काफी बड़ी होती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे 18,000 है तो अंत में उसको लास्ट में सिर्फ जितना वो जाएगा सिर्फ उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत चीजें जुड़ती रहेंगी, एक्सपीरियंस भी जुड़ेगा, उसका डेली डियरनेस अलाउंस भी जुड़ेगा, तो यहाँ पे जाके वो सैलरी, ये सिर्फ उनके लिए जो नए भर्ती होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए जो नए भर्ती होते हैं, ये उनके हिसाब से उनको मिलता है। हालांकि इसमें ये नहीं है कि आपने कितना एक तरीके से साल नौकरी कर ली है, जितने साल भी अगर आपने नौकरी करी है तो आपकी सैलरी उतनी ही बढ़ती जाएगी, आप जिस भी लेवल में पहुंचते जाएंगे। तो गाइज आई होप यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के हिसाब से बताया कौन कौन सा सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसमें सिलेबस आता है। सेम अगर आपने 10th लेवल का भर रहे हो तो आप 10th लेवल में MTS की तैयारी कर लीजिए, अगर आप 12th लेवल का भर रहे हो तो CHSL की तैयारी कर लीजिए, ग्रेजुएशन का भर रहे हो तो आप CGL की तैयारी कर लीजिए। अगर आप ये 3 कर लेते हो तो आपका ये पेपर निकल जाएगा, पेपर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। इसकी मेरिट भी कम जाती है, और यहाँ पे जो फेज़ 1 ये है, बस फेज़ 2 में आपका जो पर्टिकुलर आपने कोर्स किया है उससे रिलेटेड आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। MTS में कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपका पेपर है, पेपर के आधार पर ही आपकी मेरिट लगेगी। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।